अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑकुलर माइग्रेन के बारे में। ऑकुलर माइग्रेन यानी कि इसके नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि एक ऐसा हेडेक, एक ऐसा माइग्रेन जो आपके विज़न को प्रभावित करता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं ऑकुलर माइग्रेन। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ ऑकुलर माइग्रेन, यानी कि जो ऑकुलर माइग्रेन है वो किस वजह से होता है, किस कारण से होता है। तो जो एक्सपर्ट का कहना है कि इसके जो कॉजेज़ हैं वो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है किस वजह से ये होता है, लेकिन कुछ थ्योरीज़ हैं जो ये बताती हैं कि क्या पॉसिबल ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑकुलर माइग्रेन पेशेंट को होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई जेनेटिक फैक्टर्स, ये माना जाता है कि 50 से 60% तक जेनेटिक्स जो है अपना रोल प्ले करती है। यानी कि अगर ख़ानदान, बाप दादा से ये चली आ रही हैं चीज़ें, ऑकुलर माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम है, तो आने वाली उनकी जो है नस्ल को भी ऑकुलर माइग्रेन हो सकता है। दूसरा हम बात करना चाहेंगे कि नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स। और एक ट्रिगर फैक्टर ये है कि ऐसा माना जाता है जो हमारी आर्टरीज रहती हैं और जो वेन्स रहती हैं उसमें क्या है कि उनका नैरो होना, यानी कि उनका पतला होना, और उससे क्या होता है कि आर्टरीज़ का नैरो की वजह से जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपरली नहीं हो पाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस्चीमिया डेवलप हो जाता है और उसमें क्या होता है आइज़ के अंदर ब्लड फ्लो जो है घट जाता है, हमारी रेटिना तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो हमें उसमें अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, रेटिना और जो ब्रेन का कनेक्शन है अगर वो प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर हमें देखने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो की वजह से कुछ पेशेंट के अंदर ये ट्रिगर फैक्टर का काम करता है, यानी कि एक कॉज का काम करता है। और एक कारण माना जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब ये है कि जैसे फीमेल के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं पीरियड के समय पर, प्रेगनेंसी की टाइम पर, या फिर कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ लोग कराते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल जब डाउनफॉल होता है, डिक्रीज़ होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसमें ऑकुलर माइग्रेन भी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये इसके 4-5 कुछ पॉसिबल कॉज होते हैं, कारण होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑकुलर माइग्रेन होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इसको बढ़ावा देती है। तो ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी पेशेंट को ट्रिगर मतलब बढ़ सकता है किसी खुशबू से, कोई इत्र की शीशी से, या फिर किसी भी तरीके कोई केमिकल से किसी पेशेंट का हेडेक या माइग्रेन बढ़ सकता है, या फिर तेज़ आवाज़ उसने सुन ली उससे उसका माइग्रेन बढ़ सकता है, या फिर मौसम के अंदर चेंजेस आ गया, चेंजेस इन वेदर, ये ट्रिगर फैक्टर का काम कर सकता है। ये कुछ पेशेंट आर्टिफिशियल स्वेटनर वगैरह यूज़ कर लिया खाने में पीने में, तो उसमें क्या हुआ कि उससे उसका ट्रिगर हो गया। और कई सारे फास्ट फूड भी रहते हैं जिसकी वजह से जो है उनके अंदर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो कि आपके माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर ये है कि स्ट्रेस एंजाइटी में अगर आप हैं तो स्ट्रेस अक्सर ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है पेशेंट के अंदर, इंसान के अंदर। स्ट्रेस, तनाव, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, ये ऐसी अलामत है जिससे पेशेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इससे ऑकुलर माइग्रेन होने का भी खतरा बढ़ जाता है। या फिर कुछ अल्कोहलिक कंटेंट है किसी चीज़ के अंदर जो हम पी रहे हैं या किसी तरीके से ले रहे हैं, तो उससे भी कुछ पेशेंट को उसके ट्रिगर फैक्टर का ये काम करता है। तो इसमें कुछ कॉज हैं जो कि पॉसिबल कॉज मैंने आपको बताया, कुछ ट्रिगर फैक्टर हैं जिनके यूज़ करने से पेशेंट का हेडेक, माइग्रेन बढ़ जाता है। और अब हम बात करते हैं ऑकुलर माइग्रेन के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसके जो विजुअल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जो आँखों से हम जो देखते हैं, इससे जब प्रभावित होती हैं चीज़ें, मतलब विजुअल डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट 5 टू 60 मिनट तक ये विजुअल डिस्टर्बेंसेस चलता है और उसके बाद जा कर के हेडेक स्टार्ट होता है। तो पहला इसका लक्षण, पहला सिम्टम ये है कि जो जैसे आप पेरीमेट्री टेस्ट कराते हो, स्कोटोमा आता है जो कि ग्लूकोमा के अंदर देखने को मिलता है। जो लोअर हाफ, नीचे का जो विज़न है लोअर साइड का, या तो पार्शियली जो है चला जाता है या टोटली पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाता है। और ये जो स्कोटोमा, ब्लैक तरीके का पूरा एरिया ब्लैक हो जाता है। इस तरीके का एक लक्षण पेशेंट को देखने को मिलता है। दूसरा इसका लक्षण ये है कि लाइट की शिमरिंग, ट्विंकलिंग, एक चमक सी लाइट सी पेशेंट को देखने को मिलती है। और सीइंग जिग जैग पैटर्न्स, पेशेंट को जिग जैग पैटर्न्स इस तरीके से टेढ़े मेढ़े, ये जो है जिग जैग पैटर्न वाला
चीज़ें उसको दिखाई पड़ती हैं। और कुछ पेशेंट को फ्लोटिंग लाइंस यानी कि तैरती हुई लाइंस, धारियाँ टाइप की पेशेंट को दिखाई पड़ती हैं। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बढ़ भी सकते हैं, बाद में कुछ लंबे समय तक प्रॉब्लम रहती है तो ये बढ़ भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि भाई शुरू के 5 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक जो है विजुअल डिस्टर्बेंसेस वाले सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद जाके हेडेक स्टार्ट होता है, माइग्रेन स्टार्ट होता है। लेकिन कभी कभी जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हेडेक भी पहले भी आने लगता है। जैसे कि सिम्टम्स जो विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं उसके साथ साथ हेडेक भी आना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ लेटर स्टेज में होने लगता है। जैसे हमने आपको बताया कि ऑकुलर माइग्रेन, यहाँ पर ऑकुलर मतलब जैसे कि नाम से पता लग रहा है आइज़ के भी सिम्टम्स आएंगे और साथ साथ आपको हेडेक भी आएगा। तो मैंने कुछ सिम्टम्स आपको बताया कि जो ऑकुलर के जो सिम्टम्स है यानी कि आई से रिलेटेड जो सिम्टम थे, जो लक्षण थे, वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑकुलर माइग्रेन होगा उसके क्या लक्षण होते हैं। ये जो हेडेक होगा, ऑकुलर हेडेक होगा, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर आपको मॉडरेट टू सीवियर पेन पेशेंट बताएगा। डल पेन हो सकता है, थ्रोबिंग हो सकता है, पल्सेटिंग टाइप का पेन हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन भी हो सकता है। और ये किसी में धीमा, किसी में तेज़, इस तरीके से दोनों तरीके के इसमें जो है पेन पेशेंट जो है बता सकते हैं आपको। सेंसिटिविटी टू लाइट यानी कि लाइट के प्रति आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। लाइट, तेज़ आवाज़, नॉइज़ के ये आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। नौजिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख की कमी भी पेशेंट को लग सकती है। मरीज को बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी फील हो सकती है और कभी कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना भी आ सकता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है, या उसकी स्किन भी पीली पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको माइग्रेन हेडेक के कुछ सिम्टम्स बताए, कुछ लक्षण बताए। और अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, यानी कि जो हमारा ऑकुलर माइग्रेन है इसके प्रिवेंशन के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट, या फिर होम रेमेडीज़ क्या है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो कंडीशन या वो चीज़ जो आपके पेन को, आपके ऑकुलर माइग्रेन को, आपके हेडेक को, आपकी टेंशन को बढ़ाती है, ट्रिगर करती है, यानी कि वो ट्रिगर फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका हेडेक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कर लें, कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा जो है ट्रिगर होता है। तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से आप हल्के हल्के रिड्यूस करा दें, उसको हटा दें, तो आपका हेडेक, माइग्रेन, ऑकुलर हेडेक अपने आप ही जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले करना क्या है कि स्टॉप स्मोकिंग। अगर कोई पेशेंट या कोई आदमी जो भी है, मेल फीमेल, स्मोकिंग करता है और स्मोकिंग की वजह से उसको जो हेडेक क्रिएट होता है, तो उसको चाहिए कि वो अपना जो स्टॉप कर दे, स्मोकिंग को रोक दे। दूसरा क्या है कि जो डिहाइड्रेशन, यानी कि अगर शरीर, कुछ लोग कम पानी पीते हैं, तो कम पानी पीने की वजह से भी हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। तो हमारी बॉडी को जो जिस अमाउंट में वाटर चाहिए, हर इंसान का अपना एक अलग अलग लेवल होता है, वो किस तरीके का पानी जो है पिएगा, कितना पानी पिएगा, सबकी थर्स्ट प्यास अलग अलग होती है। तो एक एडिक्वेट अमाउंट में जितना आपको बॉडी को नीड है उसके हिसाब से आपको वाटर इनटेक करना चाहिए, और जिससे जो कि आपकी जो है जो ट्रिगर है उसको आपको कम कर सकता है। और बाकी जो मैंने आपको बताया ऐसे ट्रिगर फैक्टर जो कि आपकी चीज़ों को बढ़ा देते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, जिससे कि आपका पेन बढ़ जाता है, तो ऐसी चीज़ों को आप हटा दीजिए। और एक मैंने जो ट्रिगर फैक्टर बताया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो स्ट्रेस और एंजाइटी जो चीज़ है वो क्या करती है भाई, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसको हमें मैनेज करना है, स्ट्रेस को, अपने तनाव को, अपनी एंजाइटी को मेंटेन करना है, इसको मैनेज करना है। कैसे करना है वो अब हम जो है हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, और जो जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसको हटा सकते हैं। तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर का जब लेवल बढ़ता है तो शरीर में काफ़ी अच्छी एनर्जी, काफ़ी अच्छा फील होता है, जिससे कि पूरा दिन हम काम कर सकते हैं। और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि हमारे मतलब हेल्प करेगा, हमें प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। और ये है कि स्लीप, आपकी जो नींद है, नींद बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्लीप, अगर कुछ पेशेंट क्या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम अगर सोते हैं तो पूरा दिन उनके सिर दर्द, हेडेक बन जाता है। तो प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे के बीच में लगभग नींद होनी चाहिए, जो कि आपको पूरी तरीके से फ्रेश रखे, ताकि आपका काम में मन लगे, आपका स्टडीज़ में मन लगे, आपके वर्क में आपका मन लगे। तो प्रॉपर एक नींद होनी चाहिए, स्लीप, जो कि आपको पूरी तरीके से हेल्दी रखे, फिट रखे।
तो नींद का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया जो आपको रोकथाम करने में, प्रिवेंशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं होम्योपैथिक स्कोप के बारे में, यानी कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है। क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ और मेरा जो फ़ील्ड है वो मोस्टली न्यूरोपैथी से रिलेटेड जो डिज़ीज़ होती है, बीमारी होती है, उसमें हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स डिज़ीज़ जो होती है उसमें भी हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, डिप्रेशन हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, फ़ोबियाज़ हो गए, फ़ियर हो गया, ओसीडी हो गया, इस तरीके की जो पैनिक अटैक्स वगैरह हो गए, तो इसमें भी हम अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर बात हो रही है ऑकुलर माइग्रेन की, तो ऑकुलर माइग्रेन हुआ, चाहे रेटिनल माइग्रेन हुआ या फिर हेडेक हुआ या फिर माइग्रेन हुआ, तो इस तरीके का अगर कोई भी इश्यू आपको है, जो आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, क्रॉनिक हो चुका है, आप परेशान हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट वगैरह शेयर कर सकते हैं और हमसे बातचीत कर सकते हैं। अपनी डिज़ीज़ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बेहिचक आप हमसे हमसे कॉल पे बात कर सकते हैं, बात करना बिल्कुल फ्री रहता है। तो लास्ट में आप कहना चाहूँगा, जो भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछिए और हमें बेहिचक कॉल करिए, और चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अपनी क्यूरीज़ को डालिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया।